matter of great pleasure and honor to welcome our respected school counselor today on the behalf of our principal sir Mr. Rajesh Sharma, teachers and students. I warmly welcome you to all the school family. A counselor plays an important role in the life of all the students. A counselor not only guides students in academic but also helps them in solving personal. With proper guidance and motivation, students become more confident, disciplined and successful in their lives. We are grateful that you have joined our school to support and guide us. Your presence will help students understand themselves better, improve their mental well-being and make wise decisions for their futures. It is my proud privilege to invite Mr. Shaukat Mir on the stage for guiding us. Welcome. प्यार भरा नमस्कार सबके लिए। थैंक यू सो मच सर, यहाँ पर बुलाने के लिए, यहाँ पेरेंट्स और टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये गैदरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्यों है? बेसिकली जब हम बच्चों की ओर देखते हैं, हमारा बच्चा दो दुनियाओं में रहता है। एक दुनिया जो उसकी स्कूल की है, दूसरी दुनिया जो उसके घर की है। स्कूल में आता है, वहाँ पर उसको लर्निंग के ज़रिए होते हैं, सीखने के ज़रिए होते हैं। घर में होता है तो उसका एनवायरनमेंट होता है, तो उसके हैबिट्स फॉर्म होते हैं। तो अगर स्कूल और हमारा घर, इसके बीच में कनेक्शन ना रहे तो बच्चे की ग्रोथ हैम्पर हो जाती है। बच्चे के सीखने के जो रास्ते हैं उनमें दिक्कतें आ जाती हैं। वही आज चीज़ हम समझने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोगों ने टाइम निकाल के आप यहाँ पर जमा हुए हैं, और इट शोज़ कि हम अपने बच्चों के लिए कंसर्न हैं। हम समझना चाहते हैं कि हम अपने बच्चों की परवरिश और कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली ये 1 घंटे का सेशन रहेगा। इसमें कुछ एक्टिविटीज़ भी होंगी। इसमें मैं चाहूँगा कि हम प्रॉपरली इंटरेक्ट करें, हम टीचर्स के साथ भी इंटरेक्ट करें, हम पेरेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट करें। ये कोई क्वेश्चन आंसर वाला सेशन नहीं है या कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा कि जिसके मार्क्स काउंट होंगे। ये एक सेशन होगा जहाँ पर हम कोलैबोरेट करें एक दूसरे के साथ। वी आर हियर टू कोलैबोरेट, टीचर और पेरेंट। मैं तो चलो एक दिन के लिए आया हूँ, एक सेशन के लिए आया हूँ, लेकिन असल में जो कोलैबोरेशन है वो टीचर और पेरेंट का है। तो यही एक वजह है कि हम आज यहाँ पर जमा हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन के ख़त्म होने तक हम कुछ ना कुछ आज लेकर ज़रूर जाएंगे, और मैं कुछ फिगर्स भी आपके पास रखूँगा आज, जो फिगर्स आप सोचेंगे। मैं कुछ सवाल छोड़ के जाऊँगा, जिन सवालों के जवाब आप खुद ढूंढेंगे जब आप यहाँ से घर को जाएंगे। मैंने एक फ़ाइल शेयर भी करी है, मैं सर से गुजारिश करूँगा वो फाइल आप बाद में सारे पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। एक पेज ज्ञान सर आप इनको दे दीजिए यहाँ पर आगे, जो मैं आप सब लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। आप सब लोगों के लिए मैं यहाँ क्वेश्चंस को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हम सब पेरेंट्स हैं। हम सब इधर वी आर डायरेक्ट पेरेंट्स और इनडायरेक्ट पेरेंट्स। जो यहाँ पर बैठे वो तो सब पेरेंट्स हैं, जो पेरेंट्स की तरफ से आए हैं। हो सकता है कोई टीचर अभी अनमैरिड हो, लेकिन वो इनडायरेक्ट पेरेंट होता है ना। किसी के भाई का बच्चा होता है, किसी की बहन का बच्चा होता है, तो इनडायरेक्टली हम पेरेंट्स होते हैं। अब ये जो सवाल है मैं पढ़ूंगा पहले, मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा अभी, मैं खाली सवाल यहाँ से पढ़ूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क एनी क्वेश्चन। मैं पूछूंगा नहीं आपसे, मैं खाली कुछ सवाल पढ़ूंगा। बाद में आपके लिए भी ये फाइल रहेगी, आप भी इन सवालों को पढ़िएगा और उसके बाद कोशिश कीजिएगा कि इसके जवाब क्या है, क्योंकि इन सवालों के जवाब आप ही के पास है। आपका बच्चा खाना नहीं खाता तो आप उसको मोबाइल देकर या जबरदस्ती खिलाते हो? ये पहला सवाल है। मैं रिपीट करता हूं, क्या जब आपका बच्चा खाना नहीं खाता तो आप उसको मोबाइल देकर या जबरदस्ती खिलाते हो? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या आपका बच्चा रोता है तो आप तुरंत उसको डिस्ट्रैक्ट कर देते हो?
इंस्टेड कि आप ये समझने की कोशिश करें कि वो क्यों रो रहा है। ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल, क्या आपने अपने बच्चों को नो सुनने की आदत डाली है या फिर आप उनकी हर एक ख्वाहिश पूरी करते हो? मैं तीसरा सवाल फिर से रिपीट करता हूं। क्या आपने अपने बच्चों को नो सुनने की, ना सुनने की आदत डाली है या फिर उनकी हर एक ख्वाहिश को पूरी करते हो? चौथा सवाल, क्या आप अपने बच्चे के स्क्रीन टाइम पर सच में कंट्रोल रखते हो या बस चुप करवाने के लिए फोन दे देते हो? यह भी एक सवाल है। क्या आप अपने बच्चे का कंपैरिजन दूसरे बच्चों से करते हो? देखो वो कितना अच्छा है, देखो उसके कितने मार्क्स हैं, देखो वो कैसे खाना खाता है। ये जो कंपैरेटिव एनालिसिस है ये घर से ही शुरू होता है। ये भी एक सवाल है। क्या आप अपने बच्चे के सामने ही गुस्सा, आर्गुमेंट्स या स्ट्रेस शो करते हो? अल्टीमेटली वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, हम सब इंसान हैं। इंसान इसलिए हैं तभी हमारे अंदर इमोशंस हैं। इमोशंस का आना लाजमी है कि हम में इमोशंस आएंगे। क्या हम ये इमोशंस अपने बच्चे के सामने डायरेक्टली शो करते हैं? ये भी एक सवाल है। क्या आप अपने बच्चे के साथ रोज 15 से 20 मिनट्स बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ उसके लिए टाइम निकालते हो? मैं फिर से ये सवाल रिपीट करता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, सबकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या हम अपने बच्चों के लिए एक दिन में 24 घंटे में 15 से 20 मिनट्स, में ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 15 से 20 मिनट्स निकालते हैं सिर्फ उसी के लिए? न कि इस चीज में कोई डिस्ट्रैक्शन हो, कोई और काम कर रहे हैं, हम किसी और काम में लगे हुए हैं और उसके साथ भी बैठे हुए हैं। क्या हम 15 से 20 मिनट्स ओनली फॉर आवर किड्स उनको दे देते हैं, जहां पर हम उनकी बात को सुनते हैं, उनको बोलते हैं? और एक क्वेश्चन है, क्या आप अपने बच्चों को हर प्रॉब्लम से बचाते हो या उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स फेस करने देते हो? यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कई दफा ऐसा होता है ना कि हम एज ए पेरेंट सब कुछ करना चाहते हैं बच्चे के लिए, नहीं हमें ही करना है सब। सवाल यह है कि क्या हम अपने बच्चों को हर प्रॉब्लम से बचाते हैं या फिर उन्हें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को फेस करने देते हैं? यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या आप अपने बच्चे को सुनते ज्यादा हो या उसको इंस्ट्रक्शन ज्यादा देते हो? यह भी सवाल बहुत जरूरी है। मैं तो जवाब नहीं देने वाला इसका जवाब आप सब लोग खुद ही देंगे और खुद को ही जवाब देंगे। और आखिरी सवाल है, क्या आप अपने बच्चों को सिर्फ मार्क्स और परफॉर्मेंस के बेसिस पर जज करते हो या उसकी एफर्ट्स और इमोशंस को भी समझते हो? ये सबके लिए है, अगेन टीचर्स और पेरेंट्स के लिए, कि क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ मार्क्स या उनकी जो परफॉर्मेंस होती है एग्जामिनेशंस में या और कोई स्पोर्ट्स का कोई इवेंट होगा या कोई और इवेंट होगा, उसी बेसिस पर खाली हम उनको जज करते हैं या एक्चुअली उनकी इमोशंस को हम समझने की कोशिश करते हैं? ये कुछ सवाल हैं जो मैंने आप लोगों के लिए रखे हुए हैं और आप लोगों से ये गुजारिश है कि ये सवाल आप अपने साथ ले जाएंगे आज के सेशन के बाद, और ये सवाल शाम को बैठकर आप खुद से करेंगे, खुद से पूछेंगे और इनका जवाब आप खुद को देंगे। ठीक है? प्रॉमिस है सबका? ठीक है। ये पहला सेशन है मेरा जिसमें आपसे कुछ सवाल करने थे मुझे, और आप जब इनका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे उसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि ये जवाब जो आपको मिलेंगे, आपको बहुत सारी चीजों के सॉल्यूशन खुद ही मिलेंगे। हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर ये जो सेशन है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि हमारे बच्चे जो हैं वो दो दुनियाओं में रहते हैं। उनके पास अगर मैक्स टू मैक्स हम देखें तो उनके पास दो ही दुनिया है सर, एक स्कूल, एक हमारा उनका घर। अब जब बच्चे के पास दो ही दुनिया है तो इन दो दुनियाओं में कनेक्शन का होना कितना जरूरी है। अगर ये दुनिया एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ना रहे, हमारा टीचर और पेरेंट एक आपस में ना जुड़ा रहे, तो इसका कितना इफेक्ट होगा बच्चे पे? आप सब समझते हैं कि इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है बच्चे पे। हम एक एक्टिविटी करते हैं, मैं चाहूंगा कि हमारा एक टीचर कोई भी वॉलंटियर बेस पे, एक पेरेंट और एक टीचर, यहाँ प्लीज आप इनको एक लेटर पैड
पेंसिल्स कुछ उनको दे दें, जो वॉलंटियर वहां से उठेंगे। बच्चा वो होगा जिसके पेरेंट्स यहाँ अवेलेबल होंगे। आई नो कि बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स नहीं आएंगे, तो यहाँ पर वही टीचर वॉलंटियर करेगा जिस बच्चे के पेरेंट भी है, क्योंकि मुझे कोई सवाल पूछने हैं तो वो रिलेट करने हैं। कोई भी वॉलंटियर टीचर सर, आप किसी बच्चे को चूज कर लीजिए जिसके पेरेंट लेकिन यहाँ पर अवेलेबल हो, क्योंकि मुझे कोई सवाल पूछने हैं आपसे और उनसे भी, वो मैं चाहूँ। आप बैठिए आराम से, कोई बात नहीं, आपको उठना नहीं है, आप अपनी जगह पर ही रहेंगे। कोई बच्चा जिनके पेरेंट यहाँ पर हैं जो लिख सकता है प्रॉपरली। बच्चे का नाम क्या नाम? अरमान। ठीक है, बहुत अच्छा। आप बच्चे का नाम भी लिखिए वहां पर, आप भी बच्चे का नाम लिखिए। आज जो हम करने वाले हैं वो आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो ये होता है ना कि मैं आपको सामने दिखाऊंगा कुछ चीजें, तो शायद आपका ध्यान उसकी ओर जाएगा, अदरवाइज आप सब कुछ जानते हो। अरमान, ठीक है सर, आप अरमान को एक्सप्लेन करिए एक वर्ड में। मैम आप भी अरमान को एक्सप्लेन करिए एक वर्ड में, ठीक है। ये एक्टिविटी हम बाकी पेरेंट्स के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम एक टीचर और एक पेरेंट से करेंगे। अब बैठे, ये लीजिए, बहुत बढ़िया। अब आप यहाँ पर जो मैं एक चीज मैंने यूनिक देखी वो ये है कि दोनों के थॉट प्रोसेस एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मैच कर रहे हैं। दिस इज समथिंग वेरी यूनिक एंड आई वांट ए ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस स्टूडेंट एंड पेरेंट। अब मैं और एक बार इस एक्टिविटी को करना चाहूंगा। लेट अस चूज वन मोर स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट जिसका पेरेंट यहाँ पर अवेलेबल हो। जहां पर हमारा पेरेंट और टीचर कनेक्टेड रहता है एक दूसरे के साथ, वो बहुत जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए बच्चे के बारे में। बच्चा किस लेवल का है, बच्चे का मेंटल वेलबींग कैसा है, वो उसका उठने बैठने का ढंग कैसा है, बात करने का ढंग कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो किस टाइप का लर्नर है। थोड़ा मैं टेक्निकल ज्यादा नहीं जाऊंगा, ये टीचर्स के लिए है। टीचर्स किसकी साइड से? प्लीज रेज योर हैंड्स टीचर्स। टीचर्स प्लीज रेज योर हैंड्स। ठीक है, वंडरफुल। मुझे आइडिया रहेगा टीचर कहां से हैं और पेरेंट्स कहां से हैं। ये बात टीचर्स के लिए बहुत जरूरी है। हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि बच्चा किस टाइप का लर्नर है, ये हमें पता होना चाहिए। हमारे साथ क्या होता था ट्रेडिशनली सर, हमारे जो टीचर्स होते थे हमें एक ही तरीके से पढ़ाया जाता था। जो कन्वेंशनल एक तरीका होता था, टीचर आता था ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखा करते थे और उसके बाद उसी तरीके से सारे जो बच्चे होते थे उनको पढ़ाया जाता था। लेकिन वक्त के साथ साथ अब हमें ये पता चला कि बच्चे अलग अलग टाइप के लर्नर्स होते हैं। कुछ हमारे ऐसे लर्नर्स होते हैं जो खाली सुनने से, बोलने से समझते हैं। जैसा आप सब लोग रिलेट कर जाएंगे, जैसे हमारी क्लासेस में होता था, जब हमारा टीचर हमें पढ़ाता था, बहुत कम बच्चे होते थे जिनको वो सारा समझ आता था। मेजॉरिटी जो बच्चे होते थे वो बस देखते रहते थे, ये क्या हो रहा है, ये टीचर हमारा क्या बोल रहा है, लेकिन डर की वजह से वो कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन वहीं पर उनको कोई मूवी दिखाई जाती थी या कोई विजुअल उनके पास कभी आता था तो उनको वो हमेशा याद रहता था। ये असल में साइंटिफिकली वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स। हमारा ऑडिटरी लर्नर हो गया, उसके बाद हमारे विजुअल लर्नर्स हो गए जो विजुअल से समझते हैं, दिस इज फॉर टीचर्स स्पेशली। उसके बाद हमारे काइनेस्थेटिक लर्नर्स हो गए, दोज हु लर्न बाय डूइंग द थिंग्स, जो चीजें करने से सीखते हैं। प्रैक्टिकली जब वो कोई चीज करते हैं तो उसके बाद वो टैक्टाइल, जिनको है ना वो टच करने से वो सीखते हैं वो चीजें, वो लर्नर्स हमारे होते हैं। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई दोस टाइप ऑफ लर्नर्स। अलग अलग टाइप के लर्नर्स होते हैं तो उनको उसी हिसाब से कैटर करना होता है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो आई वुड वांट कि एक और टीचर वॉलंटियर करे और एक पेरेंट वॉलंटियर करे, एक टीचर और फ्रॉम द बैक साइड। प्लीज ज्ञान सर आप उनको एक लेटर पैड दे दीजिए, नोट पैड दे दीजिए, आप उनको लिख रहे हैं अभी, और उनकी मदर भी आपने, ठीक है, गुड, वंडरफुल। अब दोनों ने जो लिखा है, दोनों मेरे पास, वो दोनों का मैंने पढ़ा है कि वो बच्चे के बारे में क्या जानते हैं। नाउ व्हाट आई वांट टू कन्वे, एक सिंपल सा छोटा सा मैसेज
एक पेरेंटल पर्सपेक्टिव होता है कि हम बच्चे को कैसे देखते हैं, ठीक है। एक होता है टीचर का पर्सपेक्टिव, टीचर उस बच्चे को कैसे जानता है। हमारे साथ क्या होता है, अमूमन हमारी जो पीटीएम्स होती है, अब मैं सबके सामने बैठा हूं तो मुझे सर एडमिट करना पड़ेगा। अब यहाँ के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन जिस हिसाब से पेरेंट और टीचर का कोऑर्डिनेशन मैंने देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वर्डिंग भी इनकी सेम थी एग्जैक्टली जिन्होंने पहले लिखा हुआ था। हमारे अमूमन पीटीएम्स को कंप्लेंट मीटिंग्स बताया गया है, वो अमूमन कंप्लेंट मीटिंग्स होती है, वो असल में कंप्लेंट मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए जो हमारी पीटीएम्स होती है। हमारी पीटीएम होनी चाहिए कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स, जहां पर हम बच्चा, जो पेरेंट है उसका और जो उसका टीचर है, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें। अब उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव लिखा, इन्होंने अपना पर्सपेक्टिव लिखा, दोनों का पर्सपेक्टिव आप जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि एक जो पेरेंट का नजरिया है और टीचर का नजरिया, अगर ये सामने बैठकर, फॉर एग्जांपल किसी ने इंटेलिजेंट लिखा, किसी ने लर्नर लिखा, तो अगर इसके बारे में प्रॉपर्ली डिस्कशन होगा तो शायद ये बच्चे के लिए सही रास्ता चूज करेंगे। जैसे एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक बच्चा होता है, एक रियल स्टोरी है, एक बच्चा अपनी क्लास में ना वो अपने घर में चोरी करना स्टार्ट कर देता है। होता है कई बच्चे हमारे पास ऐसे आ जाते हैं, किसी बुरी आदत में लग जाते हैं, और वहां पर उसके पेरेंट्स को पता चलता है कि ये बच्चा, हमारा बच्चा जो है ये चोरी करता है, छोटी छोटी चोरी करता है घर में, लेकिन चोरी करता है। अब पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। अब उनके पास दो रास्ते होते हैं। एक वो रास्ता जो हमारे साथ किया जाता था, हमें बहुत मार पड़ती थी, हमें स्कूल में भी मार पड़ती थी, और उसके बाद जब हम घर में बोलते थे हमें मार पड़ी स्कूल में, हमें और मार पड़ती थी। ये हमारे साथ होता था। और दूसरा रास्ता उसके पेरेंट्स के पास ये था कि जो उसके पेरेंट्स ने उस टाइम सोचा एग्जैक्टली, ही कम्स टू द स्कूल, वो स्कूल आते हैं उसके पापा, उसके टीचर के साथ प्रॉपर्ली डिस्कस करते हैं कि ऐसा इशू है। ब्लेम नहीं किया, एक दूसरे को ब्लेम नहीं किया। ब्लेम नहीं करना है कभी भी जिंदगी के किसी भी सिचुएशन में। आगे मैं बोलूंगा आपको सॉल्यूशंस क्या हैं कुछ चीजों के, जहां पर मैं ये चीज आपके साथ प्रॉपर्ली डिस्कस करूंगा। वो उसके फादर जो है उसके टीचर के पास आते हैं, उसकी टीचर को बोलते हैं फिर कि मेरे बेटे को ऐसे आदत लगी हुई है, आई वांट कि हम इसका सॉल्यूशन निकले, और मैं कुछ सॉल्यूशंस लेकर आया हूं, इस पर थोड़ा सा प्लीज मेरी हेल्प करिए, हम डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। और टीचर सुनता है उसकी, और उसके बाद टीचर बोलता है चलो लेट मी वर्क ऑन इट। अगले दिन वही सेम टीचर उसकी क्लास में, उसी बच्चे की क्लास में एक एक्टिविटी रखते हैं, और उस एक्टिविटी के लिए कुछ परचेजिंग करानी होती है। होता है ना, आपको भी कई दफा स्कूल से मैसेज आता होगा, फलानी चीज बच्चे के हाथ भेजिए, कल फलाना डे है ना। होता है कई दफा अर्थ डे होता है, प्लांटेशन डे होता है, हमारे कई दफा कॉस्ट्यूम्स वगैरह भेजना होता है। तो ऐसे ही एक एक्टिविटी होती है, उनको स्कूल में ही परचेजिंग, क्लास में ही परचेजिंग करानी पड़ती है। उसकी टीचर जो है उसी बच्चे को, सेम बच्चे को 500 का नोट देती है। उसको पता होता है सामान आएगा 150 का, और उसके हाथ में पैसा देती है, बोलती है आप ले आओ टक शॉप से ये सामान सारा ले आओ अपनी क्लास में। वो बच्चा चला जाता है, और उसके बाद वहां से जब वो वापस आता है 50 रुपए वो अपनी जेब में रखता है, और 300 किसको देता है? टीचर को। अब उसने कितना चुराया उसमें से? 50 रुपीज। ठीक है, आप समझ रहे हो ना बात। अब जब उसने 50 रुपए चुराया, टीचर को पता है सामान कितने का आएगा, टीचर ने 300 वापस ले लिया, और उसके बाद कुछ मिनट्स के बाद वहां पर वही सेम टीचर अपने बच्चों को एड्रेस करती है और बोलती है सब बच्चों को, बच्चों आज मैं आप लोगों को इस फलाने बच्चे के बारे में कुछ बताना चाहती हूं। बच्चे के पसीने छोड़ जाते हैं। उसको क्या लगता है? चोरी के बारे में डिस्कशन होगा, क्योंकि उसने चोरी की होती है। टीचर ये बात बोलता है कि आप लोगों को मैं बताना चाहती हूं कि एक बच्चा हमारा, फलाना बच्चा, जो कि सबसे ज्यादा ऑनेस्ट बच्चा है, सबसे ज्यादा डेडिकेटेड बच्चा है, आज मैंने किसी काम के लिए भेजा और उसने बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ वो काम किया। चलिए आप सब उस बच्चे के लिए क्लैप करिए, ये टीचर बोलती है। अब इसे क्या हुआ? वो बच्चा सोचने पर मजबूर हो गया, यार ये तो उल्टा ही पड़ गया सारा।
मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। और उस दिन के बाद उस बच्चे ने कभी चोरी नहीं की। यह होता है कोलैबोरेशन बिटवीन पेरेंट एंड टीचर। आप सब अपने लिए तालियां बजाओ एक बार। वहां जो हमारे पास दो रास्ते थे, एक मारना उस बच्चे को या ब्लेम करना टीचर को या स्कूल को ब्लेम करना, यूजुअली होता है। हम लोग क्या करते हैं, अगर बच्चे की कोई अच्छी आदत आई तो पेरेंट बोलेगा या टीचर बोलेगा, या कभी हमारा क्लैश ऑफ ट्रस्ट हो जाता है, ये बोला जाता है हाँ जी अच्छी आदत है तो घर से आई है, जो बुरी आदत है तो वो किसी और के घर से आई है। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर अच्छी आदत हमारे घर से गई है तो बुरी आदत कहां से गई है? बुरी आदत भी तो हमारे घर से गई है ना। और बच्चों को एक्सपोज करना होता है सारे एनवायरमेंट्स में। कहने का मतलब ये है कि सिंपल कोलैबोरेशन जो पेरेंट और टीचर का होता है, वहां पर उस वजह से जो उसके रिजल्ट्स आते हैं वो डायनेमिक होते हैं। तो एक बहुत जरूरी बात थी जो कि आप लोगों के साथ करनी थी। मैं चाहूंगा कि हम एक वीडियो प्ले करें और उसके बाद हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। सर इफ यू कैन हेल्प मी। 2 मिनट का वीडियो, लेकिन मुझे ये वीडियो बहुत पसंद है खुद को। इस वीडियो में बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन होती है खुद से, तो मैं आपको ये वीडियो एक बार दिखाना चाहता हूँ। आप इसको गौर से देखिएगा और उसके बाद खुद से एक बार इसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। कई दिनों के बाद शहर में मेहनत मशक्कत करके घर वापस लौट गए और ये हैं उनके जिगर के टुकड़े। मुझे भी फर्क है सोच का। आइए सोच बदलते हैं। देखा सबने? सब समझ आया वीडियो? इमोशनल था थोड़ा वीडियो। कई दफा हम क्या करते हैं, हम अपने ख्वाब जो हैं अपने बच्चों पे थोप देते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। मुझे कोई ख्वाब था कुछ करने का, लेकिन मैं कर नहीं पाया समहाउ। उस टाइम कोई चीज क्रैक नहीं हुई, ठीक है, मेडिकल का एग्जामिनेशन क्रैक नहीं हुआ, इंजीनियरिंग का एग्जाम क्रैक नहीं हुआ। आज अपने बच्चे पे थोप रहा हूं कि नहीं जी आपको यही सब करना है। या मेरी चाहत थी बहुत ज्यादा कुछ करने की, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे उस टाइम, उतने ज्यादा पैसे नहीं थे, इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। लेकिन आज जब रिसोर्सेज आ गए तो मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा वही करे जो मैं करना चाहता हूं, लेकिन मेरा बच्चा कुछ और करना चाहता है, मेरे बच्चे को कुछ और करना है। अब यहां पर मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि पेरेंटिंग जो है, सर जैसा मैंने आपको कहा, मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा, अपनी पेरेंटिंग के रिलेटेड ये वर्कशॉप रखा। पेरेंटिंग एक बहुत ही डायनेमिक, बहुत वास्ट और बहुत ही जरूरी फील्ड है। मैं ये मानता हूं इस चीज को कि हम सब के सब बदकिस्मती से पहले अपने पहले बच्चे को खो देते हैं पेरेंटिंग सीखने में। अगर हमारे पास 2 बच्चे हैं, हम अपने पहले बच्चे पे पेरेंटिंग सीखते हैं और अप्लाई हम करते हैं दूसरे बच्चे पे। जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन खाली बच्चा पैदा नहीं होता है। ये नहीं कि उस दिन खाली आपका एक बच्चा पैदा हुआ। जब हमारा पहला बच्चा पैदा होता है उस दिन एक पेरेंट भी पैदा होता है। और जब पेरेंट पैदा होता है, पेरेंट जब वो चाहे डॉक्टर था या टीचर है, कोई और प्रोफेशन है, जिस भी प्रोफेशन में है, जब हम उस प्रोफेशन में जाने वाले होते हैं, उस टाइम हम कितनी पढ़ाई करते हैं, उस टाइम हमारी कितनी ट्रेनिंग्स होती है, उस टाइम क्या क्या नहीं करते हम उसके लिए, वो सीखने के लिए, एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। लेकिन दुनिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड है वो पेरेंटिंग है। Why don't we start training ourselves for parenting? हम पेरेंट बनना क्यों नहीं सीखते हैं? हमारे लिए एग्जाम्पल्स होती है, हम पेरेंटिंग वहीं से सीखते हैं। हमारे लिए एग्जाम्पल्स होती है कि हमारे पेरेंट्स ने कैसे पेरेंटिंग की। हम अमूमन यही कहते हैं। सबसे बहुत ही ज्यादा जो गंदा कल्चर है हमारा, हम अपने बच्चों को बोलते हैं, अरे जब मैं तुम्हारे एज की थी उस टाइम तो मैं इतना सब करती थी। बोलते हैं ना,
ये अमूमन बोला जाता है क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें बोलते थे, जो कि बिल्कुल गलत है। वहां पर अगर हम किसी चीज को डिनाई करते हैं ना, वो उस बच्चे की यूनिकनेस और जो आज की टाइमलाइन है, जनरेशन चेंज होती है। एक हजारों साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अमूमन सबको लगभग पता होगा, बहुत हजारों साल पुरानी कहानी है। उस टाइम एक पत्थर मिला, साइड में कहीं पर पड़ा हुआ था और उस पत्थर पे कुछ निशान थे। ऐसा लग रहा था कि कोई स्क्रिप्ट है, क्योंकि उन दिनों स्क्रिप्ट्स नहीं हुआ करते थे। जैसे हम हिंदी लिखते हैं देवनागरी में, जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं, जैसे ऐसे रोमन टाइप में हम लिखते हैं कोई भी चीज। उस टाइम लिखने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती थी, उसको स्टडी किया गया। ये हजारों साल पुरानी कहानी है। और उसके बाद जब उसको स्टडी किया गया कि असल में इस पे क्या लिखा हुआ है, वो उस टाइम हजारों साल पुराना लिखा हुआ था, उस पे एनग्रेव किया गया था। और उन्होंने लिखा था पता नहीं कितने लाख साल पहले, उन्होंने लिखा हुआ था कि हमारा जो वक्त है अभी कितना खराब हो चुका है, ये आजकल के बच्चे कितने खराब है। हमारी पुरानी जनरेशन, हम लोगों की जनरेशन कितनी अच्छी थी। जैसे कि आज हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुराना वक्त ही अच्छा था, ठीक है। तब इतनी ज्यादा ये जो अभी गलत हरकतें हो रही है, ये सब नहीं होता था। आप ये मत समझो कि ये खाली हम बोलते हैं, हमारे पूर्वज भी अपने टाइम यही बोलते थे, जिनकी आज हम एग्जाम्पल देते हैं कि यार उनका वक्त कितना अच्छा था। वो भी एग्जाम्पल देते थे यार उनसे पुराना टाइम कितना अच्छा था और उनका करंट टाइम कितना खराब है। और ये हमेशा होता रहेगा, हमेशा ये बोला जाएगा कि जो पुराना वक्त था वो कितना अच्छा था, जो आज का वक्त है वो कितना बुरा है। वक्त कभी भी अच्छा है बुरा नहीं होता, लेकिन जनरेशंस वाकई चेंज होती हैं, फैसिलिटी चेंज होती है। हमारे सामने जब हम टीवी देखने के लिए हमें परमिशन की जरूरत पड़ती थी, बाकी सब चीजों की जरूरत पड़ती थी, उस टाइम हमारी लिमिटेशंस वहां थी। अब बच्चों को सारी चीजें एक्सेसिबल है, अब बच्चों के सामने है सारी चीजें। हमें जिनके लिए ढूंढना पड़ता था चीजों को, अब उनके हाथ में है सारा। अब है कंट्रोल किस तरीके से इसको करना है, इसको समझना है। ये जो आज का चैलेंज है, इस बच्चे के साथ कैसे बात करनी है, वहां पर पेरेंटिंग की बात आती है कि हमें पेरेंटिंग को सीखना। खाली ये नहीं करना हमने कि हम बच्चे को ये बोलेंगे यार हम जब आपकी एज में थे तो हम ऐसा करते थे, आप क्यों नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं होता है। हर जनरेशन हमारी अलग होती है और जनरेशन को हमने उसी हिसाब से सोचना है। कि मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था जनरली कि हम कितने लोग खाना खाते टाइम अपने बच्चों के सामने फोन रखते हैं। आई एम श्योर मुझे आज तक जितने भी सेशंस में जवाब मिले हैं वो ज्यादातर ये होता है कि हाँ वाकई रखना पड़ता है, फोन के बगैर हमें खाने का होता ही नहीं है। अगर आप एग्जाम्पल ढूंढेंगे कहीं पर कि क्या वाकई फोन के बगैर बच्चे खाते हैं, बहुत सारे आप में से भी होंगे। छोड़िए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ऊपर वाले के करम से मेरे बच्चे जब खाना खाते हैं विदाउट फोन खाते हैं। और उसके पीछे मैंने कितनी गालियां सुनी है, अब एक्चुअली गालियां नहीं सुनी है लेकिन मामा से कितनी डांट सुनी है वो मैं ही जानता हूं। वो कैसे होता है, आप शायद सर आपको हंसी आएगी ये बात सुन के। जब उनका शुरू हुआ था खाना खाने का सिस्टम, बेटा मेरा बड़ा अभी सेकंड में पढ़ता है, उस टाइम जब उसने खाना शुरू किया तो उसकी डिमांड भी ऐसे होने लगी थी कि हाँ फोन सामने रखो। उसके बाद उसको पता ही नहीं है मुझे क्या खिलाया जा रहा है, तो कुछ भी खिलाओ उसको। उसके बाद स्ट्रिक्टली आई मेड द गाइडलाइंस कि इसको जो भी अगर खाना हम देंगे हम फोन के बगैर देंगे, जब उसको भूख लगेगी तब देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये डिनाई करता है, अगर ये डिनाई करता है तो हम नहीं देंगे, हमने छोड़ दिया, हम उसको खाना नहीं देते थे। और उसके बाद धीरे धीरे वो हैबिचुअल हो गया, उसने हमारे साथ टाइम मैच किया खुद ही। उसके बाद जो बेटी आई वो भी सेम चीज हुआ, उसने अपने भाई को ये सब करते हुए देखा। वो बहुत कभी टेंट्रम्स थ्रो करती थी, उसको हम साइड में रखते थे, उसको उसकी वो वाली डिमांड्स को हम नहीं मानते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, दोनों को हैबिट डेवलप हुई, वो दोनों खाना खाने लगे विदाउट फोन की जरूरत अपनी पड़ती। लेकिन जो ममा से उस टाइम डांट सुनने को मिली वो बहुत ज्यादा मिली। वो इस वजह से उनको लगता था कि मैं इन बच्चों पे जुल्म करता हूँ, कि शायद मैं कुछ पेरेंटिंग का कोई पता नहीं कौन सा ये मैंने नया भूत पाला हुआ है
और जिस वजह से मैं इन बच्चों को खाने से वंचित कर रहा हूँ। लेकिन वैसा नहीं होता था, वो बच्चों के लिए हम सोचते थे। आपके लिए बस इस मामले में एक मैसेज देना चाहूंगा यहाँ पर, फिर मैं कम बैक टू माय टॉपिक ओनली, कि ये स्ट्रेट अवे अप्लाई नहीं करना है कि आप जाओगे और बच्चों को खाना मांगेंगे आपसे फॉर एग्जांपल, और पिछले 2 साल से अगर कोई भी किसी भी पेरेंट का बच्चा फोन के थ्रू खाना खा रहा है और एकदम से आप फोन छीनेंगे, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। इससे आपको मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जो आदत से उनको छुड़वानी है आदत, वो भी स्टेप बाय स्टेप होगा, स्ट्रेट अवे नहीं होगा, अदरवाइज ये बैकफायर करेगा, इससे और ज्यादा दिक्कतें आएंगी। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जो प्री प्राइमरी के बच्चे हमारे हैं, वहां पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। जब उनको भूख लगेगी हम खाना देंगे, उनको नहीं भूख लगेगी उनको भूखा रखो, वो रोएंगे, ऐसा ही होगा ना। रोना इज ए नेचुरल प्रोसेस। एक बच्चा अगर रोता है तो अच्छी बात है, कोई मसला नहीं। क्या होगा, कितना टाइम रोएगा? क्या आपने उनको छोड़ा कभी रोने के लिए? आपने ट्राई किया कभी कितना टाइम रोएंगे? छोड़ दो। लेकिन छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल टॉडलर्स, ये बड़े बच्चों को ऐसे ही छोड़ दोगे, पता नहीं फिर क्या कर जाएंगे। उससे पहले उनकी परवरिश किस तरीके से हुई है, तो अगेन आई विल से कि कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं मैं आप लोगों को, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं। वहां पर उनको छोड़ना है, वेट करना है, वो जब तक अपने आप को फिर से संभालेंगे, उसके बाद फिर आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, ताकि उनकी जो हैबिट है वो प्रॉपरली डेवलप हो। और आप यकीन मानिएगा, ट्रस्ट में, वहां पर ये दिक्कत आपको दोबारा नहीं आएगी। वो कभी भी आपको स्पेशली खाने के टाइम आपसे फोन वगैरह डिमांड नहीं करेंगे। और देखा जाए प्रैक्टिकली आज की डेट में स्क्रीन का होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन स्क्रीन कितना, लिमिटेड टाइम, वो आप डिसाइड करेंगे लिमिटेड टाइम आपका कितना है। मेरी तरफ से आपको 20 से 25 मिनट 24 घंटे में स्क्रीन टाइम मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। अब अगर हम पूरा ही इनसे स्क्रीन को छीनेंगे तो ये लाइफ में पीछे रह जाएंगे, क्योंकि इनके बहुत सारी चीजें तो स्क्रीन पर ही है, इनके बहुत सारे आगे एग्जाम्स वो स्क्रीन पर ही है, इनके जो पेयर ग्रुप्स हैं, जो बाकी बच्चे हैं, वो भी स्क्रीन से देखते हैं, आजकल पढ़ाई स्क्रीन से होती है, और धीरे धीरे स्क्रीन की ओर हमने इनको भेजना है, बट लिमिटेड टाइम से भेजना है, हमने सीधे इनको नहीं भेजना। सर ज्ञान सर, फिर से मुझे 2 पेरेंट्स चाहिए और 2 टीचर्स चाहिए जिनसे इंटरेक्ट करेगा। आप बोर तो नहीं हो रहे? प्लीज बोर नहीं होना, ठीक है? मैं थोड़े टाइम के लिए आ रहा हूं, मैं थोड़ी देर में निकल जाऊंगा वापस, लेकिन कुछ ना कुछ आप लेकर जरूर जाएंगे। आप दूसरे टीचर को अपने दे दिया, मैम आप भी किसी और को दे दीजिए। पेरेंट्स, किन पेरेंट्स के पास नोट पैड है? आपके पास है, ठीक है। सवाल यह है, पेरेंट्स के लिए सवाल है कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द टीचर्स? आप टीचर से क्या उम्मीद रखते हो? ज्यादा नहीं लिखना है, 2-3 वर्ड्स का जवाब लिखना है। पेरेंट्स ये लिखेंगे कि आप टीचर से क्या उम्मीद करते हो, टीचर ये लिखेंगे कि आप पेरेंट्स से क्या उम्मीद करते हो। ठीक है, टीचर्स व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द पेरेंट्स? पेरेंट्स आप अपने जो टीचर्स है उनसे क्या उम्मीद करते हो? और हमारे और एक पेरेंट थे जिन्होंने लिखा था, ठीक है, वो आप लिखो। वो जो दूसरे पेरेंट ने लिखा था वो ले आओ। तो इससे आपकी बोरियत थोड़ी सी कम हो जाएगी, इसलिए हम चाहते हैं कि मैक्सिमम पेरेंट्स हमारे एंगेज रहे, बात करें। Carefully in the classroom and interact with us with full consciousness. मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको, ये जो पेरेंट्स की यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस हैं, और जो कोई पेरेंट यहाँ पर लिख रहा है वो नेचुरली सब पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस अमूमन ऐसी ही होती है। जो टीचर यहाँ पर लिखता है तो वो सब टीचर्स की जनरली वैसी ही एक्सपेक्टेशन होती है। इसमें हो गया मैम, दे दीजिए प्लीज। गुड, ये अपने पास रखो। एक बार मैंने वापस दे दिया इनको, इनके लिए क्लैप करो। होता क्या है, हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं,
हमारा सिस्टम ये चलता है कि हमें ट्रिगर करना पड़ता है, तब जाके हम अपना ना वी स्पीक आवर हार्ट आउट। जब पहली बार मैंने लिखवाया तो खाली तारीफ आई, तो तारीफ तो बाद में मैं ले लूंगा मैम से, लेकिन जब मैंने दोबारा रिक्वेस्ट करी कि आप लिखिए, तो मैम ने एग्जैक्टली अपनी एक्सपेक्टेशंस लिखी। मैम ने लिखा कि किसी भी बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। आप फिर से तालियां आप करिए मैम के लिए, आप बताइए। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि ये हर एक पेरेंट के जहन में होता है कि कोई भी बच्चा डिस्क्रिमिनेट ना हो। ऐसा ही होता है ना कि सब बच्चे इक्वल हैं। अब कई दफा पेरेंट्स का यही होता है कि स्कूल ने फोटोज डालना शुरू करी एक्टिविटीज की, अब क्लास में 40 बच्चे हैं, यार मेरे वाले बच्चे की फोटोग्राफ नहीं है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। लेकिन व्हेन इट कम्स टू टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, वहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, ये मैंने क्यों लिखवाया आपको, एक्सपेक्टेशंस आप लिखो। टीचर्स की अमूमन एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है बच्चे का वो घर से बनता है, जो हैबिट है वो घर से बनती है, तो टीचर चाहता है कि वो एनवायरनमेंट वहां पर सपोर्टिव हो, जो यहां पढ़ाया जाए वो घर में उसको प्रॉपर्ली सपोर्ट मिले। और टीचर जो पेरेंट चाहता है, जो पेरेंट की एक्सपेक्टेशंस अमूमन होती हैं कि बच्चे को केयर मिले, बच्चे का ख्याल रखा जाए। क्यों ऐसा क्यों होता है एक पेरेंट के जहन में, क्योंकि जब बच्चा हमारे घर में होता है तो ऑब्वियसली हम अपने हिसाब से सबसे बेस्ट केयर करने की कोशिश करते हैं। एज अ पेरेंट हम सबकी कोशिश यही होती है। फिर हमारे जहन में ये रहता है कि क्या मेरे बच्चे को यही सेम केयर स्कूल में मिलती है कि नहीं। तो ये एक चीज है जो एक्सपेक्टेशंस यहां से होती है, जो एक्सपेक्टेशंस यहां से होती हैं। आज जब आप सब एक दूसरे के सामने बैठे हो, जब एक दूसरे के सामने बैठकर आप तीसरे बंदे को सुन रहे हो, तो नेचुरली क्या होएगा, यहां पर कोलैबोरेशन के चांसेस ज्यादा बनते हैं। दैट इज व्हाई ये वाली जो डिस्कशन है ये इंपॉर्टेंट होती है, जहां पर पेरेंट और टीचर एक दूसरे से बात करें। ये आप जहन में रखिएगा, ये आगे भी आपने करना है। ये सेशंस आपने आप अपने हिसाब से कभी भी आप प्लान आउट करेंगे यहाँ पर, चाहे आप खुद उस टाइम इंटरेक्ट करें इनके साथ या जैसे भी करें। बट पीटीएम जो हमारी है, जो पेरेंट टीचर मीटिंग्स है, वो कंप्लेंट मीटिंग ना रहे, वो कोलैबोरेटिव मीटिंग, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बोला कि आप लोग सामने आए और उसके बाद वही सेम चीज जो आप चाहते हो क्लियर वे में एक दूसरे के साथ डिस्कस करें थ्रू द राइट चैनल्स। पेरेंट्स को खुद से ही टीचर को आएंगे क्लासरूम में मिलने के लिए और टीचर को डिस्टर्ब करने बैठ जाएं। टीचर जो कि 40 बच्चों का देख रहा है, उसको खाली एक बच्चे का देखना है और एक बच्चे के चक्कर में उसने 39 बच्चों को छोड़ना है। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। जो आपका राइट अप्रोच स्कूल चूज करता है, चाहे कोई पीआरओ होता है, कोऑर्डिनेटर होता है, या जैसे भी आपको स्कूल गाइड करता है, बट इट हैज टू कम थ्रू द राइट चैनल। तो ये भी एक बहुत जरूरी है। सर एक जो और यहाँ पर मैं चाहूंगा प्ले करो, तो आप देखिएगा। हम हमेशा बिहेवियर की बात करते हैं, बच्चे का बिहेवियर ठीक नहीं है, बच्चा अच्छे से बाकी दूसरे लोगों से बात नहीं करता है, तो बच्चे का बिहेवियर कैसे डेवलप होएगा? हाउ डू यू थिंक? कोई भी पेरेंट वॉलंटरली मुझे इसका जवाब दे। आपको क्या लगता है कि बच्चे का जो व्यवहार है वो कैसे ठीक होगा, वो कैसे बनता है? कोई भी पेरेंट आप में से जो इसका जवाब देना चाहेगा, या टीचर या पेरेंट दोनों में से कोई भी इसका जवाब देना चाहेगा? टीचर्स, क्या लगता है आपको बिहेवियर कैसे डेवलप होता है? हम लोगों ने चीजें कैसे सीखी? जो भी हमने चीजें सीखी, चाहे अच्छी या बुरी, तो हमने कैसे सीखी? हाँ, एग्जैक्टली। जो हम बिहेवियर सीखते हैं वो हम ऑब्जर्व करके सीखते हैं। जब हम ऑब्जर्व करते हैं, और सबसे बड़ा जो रोल मॉडल होता है जो हमारे बच्चे का होता है, वो उसके पेरेंट्स होते हैं। इस चीज को कभी भूलना नहीं है। 3.5 साल तक बच्चा स्टार्टिंग में कहां है? घर में, ठीक है? बच्चा वही करेगा जो आप करते हो, एग्जैक्टली डिटो आपको कॉपी करने की कोशिश करेगा। अगर हम में कोई अच्छी आदत है, वो अच्छी आदत उसमें भी आएगी। हम में कोई बुरी आदत है, वो बुरी आदत उसमें भी आएगी। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं फिर से।
हम लोग मैंने कहा हम ह्यूमंस हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस करना हमारा एक नेचुरल प्रोसेस है। हम लोग किसी के बारे में बात करेंगे फॉर एग्जांपल, और जिस जॉन किसी की जैसे चुगली करनी है, ठीक है, ये भी एक नॉर्मल प्रोसेस है, मैं इसको गलत नहीं मानता, क्योंकि जब तक हम चुगली नहीं करेंगे तब तक हम कैसे सेटल डाउन होंगे अंदर से। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये चलता रहता है। जो सपाट जब हम चुगली करते हैं या चुगली करनी है, मेक श्योर कि हमारा बच्चा सामने ना हो, ठीक है। जब हमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना है, क्योंकि अंदर से हमें पता है कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, एंश्योर आपका बच्चा वहां पर नहीं है। हमें अपने पार्टनर के साथ, हमें अपने हस्बैंड के साथ, थोड़ा कभी ऐसा होता है कि ह्यूमन नेचर हमारा बिहेवियर होता है, हमें अपनी आवाज को ऊंचा करना है, होता ही है, कभी बहस होती है, कुछ होता है। एंश्योर कि ये सब चीजें बच्चे के सामने ना हो। जब आप हैबिट बनाएंगे ना, अभी शायद आपको लगेगा कि यार ये पता नहीं कौन सी रॉकेट साइंस वाली बात बोलना है, ऐसा थोड़ी ना होएगा। मैं हस्बैंड को बोलूंगी चुप हो जा थोड़ी देर के लिए, बच्चे को पहले साइड में ले जाएंगे, उसके बाद हम बहस करेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है रियल लाइफ में। ऐसा ही करना है। आपका जब बच्चा होगा घर में आपके सामने, आपके बच्चे को आपके उसके सामने सबसे बड़ा जो पॉजिटिव एग्जांपल होगा रिलेशनशिप का, वो आप ही दोनों का होना चाहिए, वो उसके मम्मी पापा का होना चाहिए। जो हमारे ब्रोकन चाइल्ड होते हैं, जो मेंटली जो थोड़े से आइसोलेटेड होते हैं, जो बच्चे अलग रहते हैं हमेशा, या जो गलत कामों में लग जाते हैं, वो भी मैं आगे हल्का सा उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। उसके सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो ब्रोकन फैमिलीज होती है, जहां पर फैमिलीज में इश्यूज होते हैं। तो इंश्योर आपको अगर कोई भी काम करना है, वहां पर आप अपने बच्चों को अलग रखेंगे, बच्चों के सामने वो सब चीजें नहीं होंगी। आप इसको इंश्योर करेंगे। आप जब यहाँ से जाएंगे कोशिश करेंगे, कोई भी हो, जैसे मतलब कोई भी चीज, कई बार हमारे पेरेंट्स की कोई बुरी आदत होती है, कोई स्मोक करता है, कोई फादर फॉर एग्जांपल, ऐसा भी होता है कई दफा, और फादर बच्चे के सामने स्मोक करेगा। आपको लगता है कल को वो बच्चा उसकी बात सुनेगा, वो बोलेगा स्मोकिंग नहीं करनी है, सुनेगा उसकी बात? वो सीधा उसको, आज की डेट की जो जनजी और जेन अल्फा बच्चे हैं, ये सीधे जवाब देंगे। जब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता स्मोकिंग करने से, और डेयर यू कि आपने मुझे ऐसे बोला, तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे। अगर किसी को कोई बुरी आदत भी है, मैं नहीं कर रहा हूं कि एकदम से छोड़ दो, क्योंकि जब हम छोड़ने का वेट करेंगे तब तक बच्चा बड़ा हो जाएगा, तो उसके बच्चे होंगे। वो डिले करनी है, वो चीजें डाइवर्ट करनी है, वहां से बच्चों के सामने नहीं करना है, ताकि बच्चे को उन चीजों का एक्सपोजर ना रहे। एक एक्टिविटी अगेन फिर से मैं चाहूंगा कि एक छोटी सी, ये मैं वीडियो आपको बोल रहा था, तब तक आप प्ले करें इसको, तब तक आप रेडी करें।ทุกสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด वीडियो समझ आया सबको? कैसा लगा? इमोशनल था पूरा? हर एक बच्चे की जिंदगी में ऐसी बटरफ्लाईज आती हैं, ठीक है। जो बिहेवियर चेंज होता है वो हमें देखकर ही चेंज होता है। आपने नोटिस किया होगा जो उसका मेन कैरेक्टर था, वो अपना काम करते जाता है, लोग पहले उसको पता नहीं कैसे कैसे अजीब सी नजरों से देखते हैं, लेकिन जब थोड़े से रिजल्ट्स उसके सामने आते हैं तो हर एक के चेहरे पे मुस्कान आती है। यही होता है, बिहेवियर ऐसे ही चेंज होता है। मैं चाहता हूं कि हम लोग अपना बिहेवियर ऐसे मॉडिफाई करें, हम लोग ऐसे बिहेव करें कि बच्चे हमें देखकर एग्जैक्टली उनको वही फील आ जाए जो उनको अभी मिलना चाहिए। उनको हम कुछ ऐसा ना दे जो उनके लिए सही नहीं है, उनको वैसे ही हम उनका जो बिहेवियर है डेवलप करने में उनकी हेल्प करें। खैर, ये अभी तक बात थी कि अभी तक हम क्या देखते आए हैं, ये सेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। अभी एक 5 पॉइंट्स का फॉर्मूला मैं देने वाला हूँ। फॉर्मूला 5 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है ये सबके लिए, टीचर्स और पेरेंट्स के लिए, क्योंकि ये जो मीटिंग है पेरेंट्स और टीचर्स की है, तो ये पॉइंट्स
ये जो 5 स्टेप्स हैं, अगर हम अप्लाई करेंगे अपनी टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में, इससे काफी हेल्प मिलेगी हमारे बच्चों को। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले अगर हम आज के बाद कोई चीज करेंगे वो होगा प्रॉपर कम्युनिकेशन, जिसको कि हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन नॉट जस्ट बाय अ वर्ड कि मैंने बोल दिया कम्युनिकेशन तो यही है बस। कम्युनिकेशन बाय पर्पस। वो कैसे होगा कि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे। ऑल्दो मैंने सेशन में कुछ चीजें बोली अभी तक आपको, लेकिन आप इसको अप्लाई करेंगे। पेरेंट्स को जो बच्चों के बारे में पता है वो डिस्कस होएगा टीचर के साथ। टीचर को जो बच्चों के बारे में आइडिया लगता है वो डिस्कस होगा किसके साथ? पेरेंट्स के साथ। और ये प्रॉपरली कम्युनिकेट होगा और इसका हम सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, न कि ब्लेम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? कम्युनिकेशन। दूसरा है ट्रस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट क्या है? कि हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करें कि जैसे मैं इसका ख्याल रख रहा हूं वैसे ही दूसरा भी इसका ख्याल रख रहा है। जहां डिविएशंस आएंगी वहां पर हम कम्युनिकेशन करेंगे। और जो कम्युनिकेशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया, पहला कम्युनिकेशन, दूसरा कौन सा है? ट्रस्ट। ट्रस्ट में क्या होगा कि जैसे यहां पर टीचर है, जैसे पेरेंट है, पेरेंट को लगता है कि टीचर की तरफ से शायद केयर नहीं मिल रहा है, आप ट्रस्ट करोगे कि हाँ केयर मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप कम्युनिकेट करोगे। अगेन यही फॉर्मूला है। आपको लगेगा यहां पर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पेरेंट शायद घर में सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप ट्रस्ट करोगे नहीं, पेरेंट घर में सपोर्ट कर रहा है। पेरेंट को पूरा उतना ही वरी है जितना आपको एज ए टीचर उसकी लर्निंग प्रोसेस के रिलेटेड वरी है। यू हैव टू ट्रस्ट समवेयर। सबसे पहले जो हमारा गैप है, ट्रस्ट डेफिशिट है, इसको दूर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन, सेकंड पॉइंट इज ट्रस्ट, थर्ड पॉइंट इज कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मैं एज ए टीचर अपने बच्चे को यह बोलता हूं कि मोबाइल फोन सही नहीं है, आपको मोबाइल फोन से दूर रहना है। और मैं जब घर पहुंचता हूं मेरे ही पेरेंट्स मुझे फोन देते हैं यूज करने के लिए। दिस इज इनकंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंसी नहीं है। द अदर वे अराउंड, मैंने अपने घर में मेरे बच्चों के लिए जंक फूड बैन करके रखा हुआ है, और जब मैं स्कूल में बच्चे को भेजता हूं स्कूल के ट्रक शॉप में जंक फूड मिलता है। ये कंसिस्टेंसी नहीं है, आप समझ रहे हो? सो पहला पॉइंट आपका कम्युनिकेशन, सेकंड पॉइंट आपका ट्रस्ट, थर्ड पॉइंट आपका कंसिस्टेंसी, फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज इमोशनल सपोर्ट। खाली मार्क्स मैटर नहीं करते, बच्चों का मेंटल वेलबींग सबसे ज्यादा मैटर करता है। एक डेटा शेयर करना चाहूंगा जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था आपके साथ, मैं एक बड़ा ही जबरदस्त मैं डेटा शेयर करने वाला हूं, दैट इज रिगार्डिंग द ड्रग अब्यूज, जो बच्चों का मेंटल वेलबींग है। आजकल आप सबको पता है नशा मुक्त भारत अभियान चल रहा है, वंडरफुल इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट, वंडरफुल इनिशिएटिव। मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है, जिस पर काम किया जा रहा है। लेकिन जब तक नशा मुक्त भारत जो अभियान है वो घर नहीं पहुंचेगा, घर घर नहीं पहुंचेगा, जहां पेरेंट्स एक्ट नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। आप सब लोग ये सुनकर हैरान हो जाएंगे, जब हम डेटा उठाते हैं, रिसर्च करते हैं, सबसे ज्यादा जो सब्सटेंस अब्यूज करते हैं बच्चे, सबसे ज्यादा जो ड्रग अब्यूजर हमारे बच्चे हैं जो इस वक्त में पड़ जाते हैं, उनको सर डायरेक्टली और इनडायरेक्ट सपोर्ट फैमिली से होता है। कैन यू बिलीव इट? क्या आपको लगता है कोई अपने बच्चे को ड्रग अब्यूजर बनाएगा? अगर किसी को लगता है हाथ उठाओ, लगता है किसी को? लेकिन रिसर्च ये है सबसे ज्यादा अगर सपोर्ट मिलता है तो किससे मिलता है? फैमिली से मिलता है। वो कैसे मिलता है वो भी बताता हूं। ये जो सब्सटेंस अब्यूज होता है ये फ्री में नहीं आता है, इसके लिए पैसा लगता है। और जब हम एक्सेस ऑफ पैसा मुहैया करते हैं अपने बच्चे के लिए, जब हमारे पास टाइम ही नहीं है, मैंने कितना टाइम मांगा आप लोगों से बच्चों के लिए? स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन में बोला था 15 से 20 मिनट, यही मैंने बोला। ये ब्रह्मास्त्र है। आप 15 से 20 मिनट शाम को आदत बनाओ, अपने बच्चे को हग करो,
15 से 20 मिनट विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन उसके साथ बात करो। वो दिन में किसके साथ मिला, उसके कौन से नए दोस्त हैं, उसके दोस्त कैसे हैं, वो क्या खाता है, वो क्या पीता है, उसकी जो ईटिंग हैबिट है ये चेंज तो नहीं हुआ, उसका वेट लॉस तो नहीं हो रहा है, उसका पेट खराब तो नहीं रह रहा है। जब आपको एज ए पेरेंट पता ही नहीं है, जब मुझे एज ए पेरेंट पता ही नहीं है मेरे बच्चे में क्या चेंज है, मैं बस खाली पैसा जो है रखूंगा, मैं ट्यूशन के लिए टीचर रखूंगा, मैं स्पोर्ट्स एकेडमी रखूंगा, लेकिन मुझे पता ही नहीं है बच्चे का मेंटल वेलबींग कैसा है, नहीं वो ड्रग अब्यूजर बनेगा। यही रिसर्च भी है। 13 मिलियन हमारे यहाँ पर इस टाइम 1.3 मिलियन बच्चे ड्रग अब्यूजर है। 13 लाख बच्चे ड्रग अब्यूजर है। कैन यू बिलीव इट? 33,000 से ज्यादा बच्चे सिरिंज का यूज करते हैं। आपने देखा जो मूवीज में जो वीडियोस आते हैं जो सिरिंज यूज करते हैं, सिरिंज का यूज करते हैं। ऑन एन एवरेज 4 से 5,000 रुपए एक बच्चे का एक दिन का एक्सपेंसेस है ड्रग पे। पूरे साल की सैलरी नहीं है उसके बाप की इतनी जितना उसको खर्चा है। ये है ड्रग। इट हैपेंस बिकॉज ऑफ जो हमारा इमोशनल सपोर्ट नहीं होता है। सो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, कंसिस्टेंसी, इमोशनल सपोर्ट, और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बिटवीन द पेरेंट एंड द टीचर बहुत जरूरी है। आज के बाद आप ये तय करके जाएंगे कि आज के बाद हम यहां से प्रॉपरली एज ए पार्टनर निकलेंगे, न कि एक दूसरे पे सवाल जवाब खड़े करेंगे। ये खाली मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, ये मैं इनको भी बोल रहा हूं। दिस इज नॉट ओनली फॉर पेरेंट्स, ये हम सबके लिए इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। सो कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, कंसिस्टेंसी, इमोशनल सपोर्ट, पार्टनरशिप, ये 5 चीजें आप अपने बच्चे की लाइफ में अप्लाई करो। ट्रस्ट में उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ट्रस्ट में उनकी जो लाइफ है ना वो कंपैरेटिवली इजी होगी और वो ऑब्जेक्टिव होगी, उनका गोल क्लियर होगा, उनके लिए रास्ते क्लियर होंगे और इससे उनको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, करेंगे हम इसको अप्लाई? डन? सबका प्रॉमिस है ये? ठीक है सर, मैं सबका प्रॉमिस ले रहा हूं यहाँ पर। आई होप कि आप सब लोग इसको अप्लाई करेंगे और अभी तक आप झेल रहे हो इस चीज को, अभी तक मेरी बातों को सुन रहे हो अच्छे से, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज को। और आखिर पर मैं एक बस आप लोगों के साथ एक एक्टिविटी करना चाहूंगा और उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगा सेशन को। मैं कुछ बहुत बातें बोलने वाला हूँ, वो आप लोग आराम से अच्छे से सुनेंगे और फॉलो करेंगे मेरी इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है? दिस इज फॉर ऑल द पेरेंट्स एंड टीचर्स। ठीक है, करेंगे सब? ओके। चलो, सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप सब जितने भी हमारे यहाँ पेरेंट्स एंड टीचर्स हैं, सर आप भी अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। सब लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, सर, सब लोग आंखें बंद कर लीजिए। सब लोग एक गहरी सांस लीजिए और आप इस मोमेंट में रहिए, इसी मोमेंट में रहिए, गहरी सांस लीजिए। अब मैं चाहता हूं कि आप अपने बचपन में चले जाएं। वो टाइम याद कीजिए जब आप छोटे थे, जब आपकी दुनिया बहुत छोटी थी और उस दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा आपके पेरेंट्स थे। याद कीजिए स्कूल से घर आते ही आप सबसे पहले आप किसको ढूंढते थे? मम्मी को, पापा को। वो दरवाजे पर खड़ा रहना, वो आवाज लगाना, मम्मी मैं आ गई, ये सब याद कीजिए आप। जब आपको चोट लगती थी तो आप सीधा किसके पास जाते थे? जब डर लगता था तो किसका हाथ पकड़ते थे? अब थोड़ा आगे बढ़िए, वो फेज याद कीजिए जब आप बड़े होने लगे और धीरे धीरे आप अपने ही घर में थोड़े दूर होने लगे, अपने रूम में ज्यादा रहना, बातें कम करना, और फिर एक दिन आप अपने सपनों के पीछे घर से बाहर निकल गए। अब आप सब लोग एक सीन इमेजिन कीजिए, आपके पेरेंट्स आज भी उसी घर में हैं, वो दरवाजा अब भी है, लेकिन अब कोई मम्मी मैं आ गई कहने वाली नहीं है।
फोन तो आता है पर वो फीलिंग पहले जैसी नहीं होती है। अब धीरे से वापस आज में आइए। आज आप एक पेरेंट हो और आपका बच्चा शायद वही कर रहा है जो कभी आपने किया था। वो भी अपनी दुनिया में बिजी है, वो भी अपने रूम में रहता है और शायद वो भी धीरे धीरे आपसे दूर हो रहा है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने बच्चों को वो फील करा पा रही हूं जो मैंने अपने पेरेंट्स के साथ फील किया था? क्या मेरा बच्चा मुझे ढूंढता है या सिर्फ जरूरत पढ़ने पर याद करता है? सच ये है, बचपन बहुत छोटा होता है, ये पल वापस नहीं आते। आज जो बच्चा आपके पास है कल वो भी दूर चला जाएगा। और तब जो आपके पेरेंट्स ने महसूस की थी, तो आज जब आप अपनी आंखें खोलेंगे, एक डिसीजन लेके उठना। क्या आप सिर्फ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, आप कनेक्शन बिल्ड करेंगे, आप अपने बच्चे को फील कराएंगे कि आप उनके रिस्पॉन्सिबल पेरेंट हैं, वो आपके साथ सेफ हैं, वो आपके साथ सब कुछ शेयर कर सकते हैं। अब आप धीरे से अपनी आंखें खोलिए और दिल से डिसाइड कीजिए आज से क्या बदलना है, आज से हमें क्या बदलना है। आप इस बारे में जरूर सोचिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। थैंक यू। बड़ा अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके। एक छोटी सी एक्टिविटी थी, ये बहुत जरूरी थी। कुछ सवाल मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं, जो आपको ये फाइल, ये कॉपी आपको स्कूल से मिलेगी। मैं सवाल फिर से रिपीट करूंगा। मैंने आपको बोला था मैं आखिर पर सवाल एक बार फिर से पूछूंगा। मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, जवाब आप खुद दोगे अपने लिए। क्या जब आपका बच्चा खाना नहीं खाता तो आप उसको मोबाइल देकर या जबरदस्ती खिलाते हो? सवाल। दूसरा सवाल, क्या आपका बच्चा रोता है तो आप तुरंत उसको डिस्ट्रैक्ट कर देते हो इंस्टेड कि आप ये समझने की कोशिश करें कि वो क्यों रो रहा है? क्या आप अपने बच्चे को नो सुनने की आदत डाल रहे हो या फिर हर बार उसकी डिमांड पूरी कर देते हो? क्या आप अपने बच्चे के स्क्रीन टाइम पर सच में कंट्रोल रखते हो या बस चुप करवाने के लिए फोन दे देते हो? क्या आप अपने बच्चे का कंपैरिजन दूसरे बच्चों से करते हो? देखो वो कितना अच्छा है, देखो वो कितना पढ़ाई करता है। क्या आप अपने बच्चे के सामने ही गुस्सा, आर्गुमेंट या स्ट्रेस शो करते हो? क्या आप अपने बच्चे के साथ रोज 15 से 20 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ उसके लिए टाइम निकालते हो? क्या आप अपने बच्चे को हर प्रॉब्लम से बचाते हो या उसको छोटी प्रॉब्लम्स फेस करने देते हो? क्या आप अपने बच्चे को सुनते ज्यादा हो या उसको इंस्ट्रक्शन ज्यादा देते हो? क्या आप अपने बच्चे को सिर्फ मार्क्स और परफॉर्मेंस के बेसिस पर जज करते हो या उसकी एफर्ट्स और इमोशंस को भी समझते हो? थैंक यू सो मच, दिस इज फॉर यू। ये आप अपने साथ ले लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। Big round of applause for Shokit sir for the wonderful guidance. तालियों की आवाज जोर से आनी चाहिए और जोर से, काफी ऑडियंस। टूटे हुए ख्वाबों को फिर सजा दिया, उलझी हुई जिंदगी को सुलझा दिया आपने। टूटे हुए ख्वाबों को फिर सजा दिया आपने। बयां ना कर पाएंगे जो हम आपने लफ्जों में, वो दर्द भी खामोशी से सुन लिया आपने, वो दर्द भी खामोशी से सुन लिया। थैंक यू सर। Thank you, Mr. Shokit sir, for your excellent guidance and the best counseling. Your support and encouragement means a lot to us. Now I would like to call respected principal sir, Mr. Rajesh Sharma, to stage. Sir always guided us with wisdom, dedication and encouragement, and the leadership inspires both teachers, students to achieve success in every field. I humbly request to our honorable principal sir to kindly come on the stage and grace the occasion with this valuable presence. Good afternoon to one and all present here. I, on behalf of the entire school family, I extend my warm or heartfelt gratitude to Mr. Shaukat Mir, counselor. On my request, he visited our institution for delivering such an inspiring and enlightening session. To learn parenting
with the parents and teachers for building strong parent-teacher relationship. For the previous many years, I am directly feeling of such a session, or many times I have told my parents that I am going to call a counselor in my institution so that he express his golden words with you. Sir, your valuable guidance, practical suggestions and motivating words have truly helped our parents and our teachers understand the importance of positive parenting, effective communication and mutual cooperation. Your experience and wisdom have left a deep impact on all of us.